to all of you at this platform of Saran Guru. This is Om Prakash Giri in front of you, going to talk about that sexual reproduction in flowering plant. पुष्पी पादपों पौधों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन की बात हम करेंगे। लैंगिक प्रजनन, तो इसके प्रीवियस सीरीज में हम लोगों ने बात की थी कि लैंगिक प्रजनन के लिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि नर जननांग और मादा जननांग की बात हम लोग कर चुके हैं। तो नर जननांग और मादा जननांग की जो भूमिका है लैंगिक प्रजनन के लिए, वो क्या है? तो दैट इज द प्रोसेस, वो प्रक्रिया जो है युग्मक के निर्माण की है। ये हमको क्लियर होना है कि ये लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर क्या है। तो लैंगिक प्रजनन के लिए हम क्लियर हैं कि लैंगिक प्रजनन उस तरह के प्रजनन की प्रक्रिया है जहाँ पर कि दो विभिन्न प्रकार के युग्मक आपस में मिलते हैं। ये क्लियर? बात को फिर से समझने की हम कोशिश करेंगे कि लैंगिक प्रजनन वही प्रजनन होगा जहाँ पर कि एक नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ फ्यूजन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। नर और मादा युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं, निषेचित होते हैं, जिसको बायोलॉजिकल टर्म है निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है। और नर और मादा युग्मक के निषेचन होने की प्रक्रिया को, निषेचन होने की जो प्रक्रिया होगी, इसके पश्चात एक संरचना बनेगी जो कि नए जीव की संरचना होगी। वो संरचना होगी युग्मनज की। ये गैमेट्स है, गैमेट्स या युग्मक आप इनको कहेंगे। और उसके बाद जो बनेगा निषेचन के पश्चात, वो क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। दैट्स द जाइगोट। जाइगोट ये बनेगा इन दोनों के फ्यूज होने से, फर्टिलाइजेशन होने से युग्मनज बनेगा और नए जीव की संरचना यहाँ से शुरू होगी। तो सामान्य तौर पर प्रक्रिया क्या है कि उच्च कोटि के जंतुओं में मुख्य रूप से होता क्या है कि नर और मादा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। सामान्य तौर पे कपुलेशन की प्रक्रिया होती है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और नर युग्मक नर अंगों के द्वारा मादा अंग में प्रविष्ट किए हो जाते हैं कपुलेशन की प्रक्रिया में। तो जंतुओं में तो ठीक है कि नर और मादा एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, लेकिन पौधे तो स्थिर है। पौधों की स्थिति में ये कैसे होगा कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाए? तो इस कार्य के लिए प्रकृति ने विशेष तौर पर प्लांट्स को, पुष्पी पादपों को एक सुविधा दी। क्या सुविधा दी? सुविधा ये दी कि उनमें एक दूसरी प्रक्रिया, एक एडिशनल प्रोसेस क्या होता है कि परागण की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती? परागण या पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी।
तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि परागण क्या है और परागण की क्या क्या विधियां हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, आप समझने की कोशिश करो। बैंड बाजा बारात की तो बात समझते, तो ये बैंड बाजा बारात ही होगी, शादी होगा, जो टर्मिनोलॉजी होंगी, जो शब्दावलियां हैं उनकी मीनिंग समझेंगे और ये हम देखेंगे कि परागण क्या है। ठीक है, तो ये हम आज देखते हैं परागण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन है क्या, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहा जा सकता है कि परागण वह प्रक्रिया है जिसमें कि परागकण, याद करिए, परागकण पुंकेसर से स्थानांतरित होकर कहां पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर। परागकण ट्रांसफर होंगे कहां से, परागकोश से। मूल रूप तो उनका जगह जो है, स्थान जो है, वो निर्माण स्थल उनका परागकोश है। इस परागकोश में इनका निर्माण होता है, परागकण का। इस परागकोश से निकलकर उनको कहां पहुंचना है, तो वर्तिकाग्र पर। अच्छे, इसमें और बात हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं, इसको और हमने छोटा सा, क्योंकि बाकी के लिए हमने बना के रखा है। ये स्ट्रक्चर है, याद पड़ रहा है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्टिल का स्ट्रक्चर। तो ये स्टिग्मा है, ये हम जान रहे हैं, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। तो ये परागकोश, याद करो, ये स्टैमेन और इसके अंदर परागकोश है 4। इसमें से निकलकर पॉलन जो होंगे, परागकण जो होंगे, वातावरण में बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद वो जब यहाँ पर आके लैंड करते हैं, तो ये प्रक्रिया जो हमारी होती है, दैट इज द परागण। इसको फिर से लिख लें, नोट करें। परागण वह प्रक्रिया है जिसमें कि परागकण परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये लैंडिंग साइट है, ये लैंडिंग साइट है। कौन, वर्तिकाग्र। इसमें हम विशेष तौर पर ये ध्यान जरूर रखेंगे कि अगर किसी आम के पुष्प से परागण कण निकले और वो महुआ पे चले गए, नीम के से के परागकण करेले पे चले गए, तो क्या इसको परागण कहेंगे? नहीं, ये परागण नहीं। अपने जाति में, अपनी स्पीसीज के परागकण परागकोश से निकल के वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तभी ये परागण कहा जाएगा, अन्यथा परागण नहीं कहा जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये परागण के प्रकार देखिए। मुख्य रूप से हम 2 प्रकार की बात करते हैं, एक तो स्वपरागण की बात करते हैं और दूसरा परपरागण की बात करते हैं सामान्य तौर पर। तो स्वपरागण को कहते हैं जिसमें कि एक पुष्प से परागकण निकल के उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, देखिए कंडीशन 1 और ये कंडीशन 2 जो रोमन नंबर्स के हैं, यहां से परागकण निकल रहे हैं और ये परागकण आकर फिर इसी पुष्प के फ्लावर के ऊपर वर्तिकाग्र पर गिर जा रहे हैं। एक कंडीशन ये भी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि परागकण निकल रहे हैं एक पुष्प से और उसी पौधे के, यहां पर हमने 2 पौधे लिए हैं, एक पौधा ये है और ये प्लांट दूसरा है, 2 पौधे हैं, तो उसी पौधे से निकल रहे हैं दूसरे पुष्प से, लेकिन उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाकर गिर जा रहे हैं परागकण। तो ये दोनों प्रक्रिया है, ये फर्स्ट और ये सेकंड।
दोनों स्वपरागण कहा जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। इज इट क्लियर? अब इस सेल्फ पॉलिनेशन के स्वपरागण के दो प्रकार हो जाते हैं, दैट इज द ऑटोगैमी। इसको ऑटोगैमी कहेंगे, ऑटोगैमी। अब यहां मजेदार बात क्या है, देखिए हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑटो तो जान रहे हो, स्वगैमी का जो मतलब होगा, इसका मतलब है मैरिज, शादी, ढोल ताशा। तो ऑटोगैमी वो स्थिति मान लो कि जब घर में ही घर के किसी सगे ने सगे के साथ शादी कर ली, दैट इज द ऑटोगैमी, एकदम बिल्कुल घर में। जीटोनोगैमी दूसरी कंडीशन है, जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी, शादी यहां भी हो रही है, गैमी मीन्स मैरिज, ये याद रखना। जहां भी गैमी या गैमस टर्म आ रहा है तो गैमी या गैमस ये इंडिकेट करता है कि क्या वहां पर इन फ्यूचर निषेचन की प्रक्रिया होगी। शादी का जो टर्मिनल पॉइंट, जो क्लाइमैक्स है बायोलॉजिकल पर्पज में, प्रोस्पेक्टस में, तो वो क्या है, फर्टिलाइजेशन है। तो गैमी हो गया, तो ऑटोगैमी। ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स हो गए, ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी फिर से सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के परागकण है, परागकोश है, वर्तिका भी है। जीटोनोगैमी प्लांट वही है, फ्लावर अलग अलग हो गए, पौधे पुष्प अलग अलग हो गए, उसी पौधे के एक फ्लावर से क्या निकले, परागकण निकले, और उसी पौधे के दूसरे फूल पर जाकर गिर गए, दैट इज द जीटोनोगैमी। सेकेंड कंडीशन क्या है, दूसरी स्थिति पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज आल्सो नोन एज द जीनोगैमी या एलोगैमी। जेनोगैमी या एलोगैमी। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा कि जेनोगैमी या एलोगैमी की कंडीशन में पर परागण एक फ्लावर से परागकण निकले, एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के फूल पुष्प के ऊपर गिरते हैं, तो वो कंडीशन हो गई क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगैमी या एलोगैमी। दो कंडीशंस क्लियर हो गई, स्वपरागण और परपरागण। तो इस दो तरह से होता क्या है, होना क्या है कि परागकण परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर लैंड कर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो दूसरे को परपरागण को क्या परिभाषित करेंगे, परागण की वह प्रक्रिया, नोट कर सकते हो, परागण की वह प्रक्रिया जिसमें कि एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं। कंडीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो सेम स्पीसीज ही होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे जेनोगैमी या परपरागण का एक बहुत अच्छा उदाहरण तुमको देखना होगा। मक्के का पौधा देखा है ना, तो मक्के के पौधे में या कुकुरबिट्टा जैसे लौकी, तरोई, भिंडी, इन सब पौधों में एक ही पौधे के ऊपर नर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। स्पेशली मक्के का देखो, मक्के के ऊपर वो दाने दाने जैसा एक संरचना बनती है और साइड में रेशा निकलते हैं जहाँ पर बाल लगता है, भुट्टा लगता है। तो ये दोनों अलग अलग तरह के फ्लावर है, पुष्प है दोनों। जो ऊपर वाला है वो मेल फ्लावर होता है, नर पुष्प होता है, और जो साइड में लगती हैं वो मादा पुष्प होते हैं। तो उससे निकल के इस साइड वाले नीचे वाले में गिर जाता है, तो वो कंडीशन क्या होगी,
है, वो होगी जिटोनोगैमी। और सामान्य तौर पर आम, नीम, महुआ, इन सबों में जो है वो ऑटोगैमी है। अब इसमें जरूरी नहीं है, एक बात अब फिर यहाँ क्लियर हम लोग करते हैं कि जहाँ पर स्वपरागण होता है वहाँ पर परपरागण नहीं होगा, नहीं होगा, हो सकता है दोनों तरह के परागण हो सकते हैं। किस कंडीशन में? जहाँ पर कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एक चीज और ये हम क्लियर कर लें, बाइसेक्सुअल फ्लावर जहाँ पर द्विलिंगी पुष्प हैं, इधर से लिंगी द्विलिंगी पुष्प जो है वहां पर सेल पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। लेकिन जहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक लिंगी फ्लावर है, तो वहां पर तो कंफर्म है कि वहां पर क्या होगा, पर परागण होगा, एक जगह से जाके दूसरी जगह जाना है। अच्छा, इसके पहले एक चीज और हमको समझनी है। मुख्य रूप से जो प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति ने फ्लावर्स के दो टाइप बनाए हैं। जो फ्लावर्स के दो टाइप बनाए हैं, स्पेशली किसके रेफरेंस में? तो परागण के संदर्भ में। परागण के संदर्भ में पुष्प के दो तरह है। वो क्या है? एक कंडीशन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, ये क्लिस्टोगैमस या क्लिस्टोगैमी कह सकते हैं। और दूसरा है चैस्मोगैमस फ्लावर्स। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं, फूल होते हैं, वो क्लोज्ड होते हैं। होगा क्या कि उसके सारे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो क्लोज होंगे बिल्कुल। इन द सेंस स्पेशली कौन सा स्ट्रक्चर? जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम का स्ट्रक्चर है, नर जननांग और मादा जननांग, तो वो तरह के फ्लावर्स कहे जाते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, जहां पर कि फ्लोरल पार्ट्स, जो फ्लोरल पार्ट प्राइमोडियम होता है, फ्लोरल प्राइमोडियम होता है, फ्लोरल प्राइमोडियम जो होगा वो पैक्ड होगा, वो खुला नहीं होगा, ठीक है। और इस फ्लोरल प्राइमोडियम के क्लोज होने की वजह से एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक्सपोज्ड तो है नहीं, खुले तो है नहीं, तो उनको बाहर निकलने या टहलने का मौका ही नहीं मिलता। अब सपोज दैट ये फ्लावर है, तो ये सारा कुछ पैक्ड है, ये पैक्ड है सेपल से और पेटल से, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पैक्ड है, अंदर है, तो बाहर निकलना नहीं है। तो इस कंडीशन में बट नेचुरल है क्लिस्टोगैमस की कंडीशन में कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, स्वपरागण ही होगा। बात आती है चैस्मोगैमस में, तो चैस्मोगैमस एक्सपोज्ड है, इसके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो खुले हुए हैं, खुले हैं, तो अब ओपन है। उस कंडीशन में ये तय सी बात है कि क्या होगा कि यहाँ से पॉलन अगर मैच्योर होता है, परागकण मैच्योर होते हैं, परिपक्व जब होते हैं, तो उनको बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में वहां पर परपरागण भी हो सकता है और स्वपरागण भी हो सकता है, ये दोनों कंडीशंस होंगी, ठीक है। थोड़ी सी बात और आगे बढ़ती है, देखने में क्या लग रहा है? स्वपरागण अच्छा है कि परपरागण अच्छा है? कुछ आइडिया लग रहा है? स्वपरागण अच्छा है ना? हाँ, ये अच्छा भी है। सेल्फ पॉलिनेशन एक सबसे बड़ा इसका एडवांटेज जो है, इसमें किसी दूसरे के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। नो एनी सपोर्ट इज नीडेड, कोई सहायता नहीं चाहिए, किसी की सहायता नहीं चाहिए, एक ही फ्लावर पे एक ही साथ हो जा रहा है। और जब सहायता नहीं चाहिए तो और भी चीजें
इसमें उसकी एनर्जी भी नहीं लगनी है, टाइम भी कम लग रहा है, तो इसको इकोनॉमिकल भी लग रहा है। ये इकोनॉमिकल भी है, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल। अब ये हर तरह से इकोनॉमिकल है, बट इकोनॉमिकल इन द रेफरेंस ऑफ द प्लांट, पौधे के संदर्भ में वो इकोनॉमिकल है। यहाँ टाइम भी कम लगना है, किसी एजेंट की किसी के सहायता की जरूरत ही नहीं है। तो जब किसी की सहायता की जरूरत नहीं है तो ये ठीक ठाक इकोनॉमिकल कहा जाएगा। टाइम कम लगना है, और क्या है कि वेस्टेज नहीं होना है, कुछ बर्बाद नहीं होना है पॉलन ग्रेन का। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि तो ये बड़ा ठीक ठाक है। बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी क्या हो जाती है। अच्छी एक और पॉइंट और छोड़ रहा हूँ। देखो इसमें जो प्योरिटी है, प्लांट की ओरिजिनलिटी है, वो बनी रहेगी। तो ये सारे एडवांटेजेस यहाँ पर है, ये सारे एडवांटेजेस यहाँ पर नहीं है। पर परागण में, क्रॉस पॉलिनेशन में ये एडवांटेजेस नहीं है। तो फिर बात क्या है? इसका एक ड्रॉबैक है, एक ड्रॉबैक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एक टर्म आता है जो नुकसानदायक है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन से तो सब लोग फैमिलियर हो है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब बातें तो सुना ही होगा। तो इन ब्रीडिंग स्वजातीय दबाव इसमें आ जाता है। होता क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पौधे कमजोर होते जाते हैं, उसके फल और फूल, बीज, उनकी क्वालिटी गिरती जाती है इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से। प्योरिटी तो बनी है, लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाने की वजह से ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रकृति भी सपोर्ट नहीं करती है। हम लोग आगे चल के इस पर डिस्कस करेंगे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन के ड्रॉबैक को कंट्रोल करने के लिए नेचर कैसे फेवर करता है, प्रकृति कैसे इसका पक्ष लेती है, इसका पर परागण का। अच्छे, पर परागण की कमियां क्या है, पहले कमियों की बात कर ले। जस्ट अपोजिट टू दैट इकोनॉमिकल, ये हो जाएगा एक्सपेंसिव, या खर्चा तो लगेगा। जब बैंड बाजा बारात वाली बात होगी तो खर्चा तो लगेगा। अब गुपचुप जाके मंदिर में कोई शादी कर लिया, जाके कोर्ट में शादी कर लिया, तब तो खर्चा नहीं होना है। लेकिन जहाँ गुपचुप तरीके से शादी हुई वहाँ ये कमी होगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, कमी होगी। लेकिन जब एक्सपोज्ड मैरिज होगा तो ये कमी नहीं आएगी, एक्सपेंसिव हो गया, ड्रॉबैक है। यहाँ पर नो एनी एजेंट की बात हम कर रहे थे, नो एनी एजेंट, कोई एजेंट नहीं चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एजेंट की जरूरत पड़ेगी, एजेंट चाहिए, सहायता चाहिए, एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एजेंट्स कहें, कैरियर्स कहें, इनकी जरूरत पड़ेगी। ये तो इसकी कमियां हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अच्छाई क्या है, वो अच्छाई ये है कि यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। और क्या होगा, वेरिएशन होगा। जो नई वैरायटी, जो नए फल और फूल बनेंगे उनमें विभिन्नताएं आएंगी, विभिन्नता दिखाई पड़ेगी। और ये एक बहुत बड़ा अस्त्र है किसी भी जीव का, किसी भी जीव का नहीं कहें, किसी भी प्रजाति का इस प्रकृति में जिंदा रहने के लिए, इस प्रकृति में जिंदा रहने के लिए वेरिएशन का होना जरूरी है। किसका, तो प्रजाति का। ये ध्यान दीजिएगा। अब कोई भी स्पीसीज है, कोई भी प्रजाति है, कोई स्पीसीज है,
और अगर उस स्पीसीज के जो सदस्य है, समष्टि जो है, उनमें अलग अलग तरह के जीव अगर पैदा होते हैं, कोई कुछ ज़्यादा मजबूत हो रहा है, कुछ ज़्यादा तंदुरुस्त हो रहा है, कोई उससे कमज़ोर हो रहा है, कोई बहुत कमज़ोर हो रहा है, तो ये भिन्नताएं होंगी। किसी में कुछ अलग तरह के स्किल, दौड़ने, भागने, मारपीट करने, लड़ाई करने का स्किल ज़्यादा डेवलप है, किसी में दूसरे तरह का इंटेलेक्चुअल स्किल ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहेंगे, ये वेरिएशन कहा जाएगा, भिन्नताएं होंगी। तो जब किसी भी प्रजाति में भिन्नताएं ज़्यादा होंगी, तो भिन्नताएं ज़्यादा होंगी, तो उस कंडीशन में उस प्रजाति के, उस स्पीशीज के सरवाइव करने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। उस कंडीशन में उस प्रजाति के जीवों की सरवाइव करने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है? तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि स्वपरागण अच्छा है, कोई बात नहीं है, ठीक है, होना चाहिए, होता भी है प्रकृति में। लेकिन परपरागण ज़्यादा उपयोगी है नई नई वैरायटीज को पैदा करने के लिए, नई नई किस्में डेवलप करने के लिए। अच्छा, इसी सीक्वेंस में हम जब बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आ जाते हैं वहीं पर। तो ये हो गए स्वपरागण, परपरागण। इसी सीक्वेंस में परपरागण के उपयोगी है, कैसे उपयोगी है, और इसका हम कृत्रिम निषेचन के लिए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए कैसे उपयोग करते हैं उसकी बात करते हैं। एजेंट्स की बात हम बाद में करेंगे। इज इट क्लियर? पहले हम ये देख लेते हैं कि इस परपरागण का फायदा हम कैसे उठाते हैं। आज के तारीख में ऑलमोस्ट जो भी अन्न, फल, फूल, सब्जियां हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं से आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, कृत्रिम निषेचन का योगदान अवश्य ही है। चाहे गेहूं, चावल, धान, मक्का भी, मतलब आलू, गोभी, मटर, टमाटर, जिसका भी आप नाम ले लो, जो भी आज मार्केट में हमारे पास खाद्य सामग्री उपलब्ध है, उनमें कहीं न कहीं, कभी न कभी क्या हुआ है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन का सहारा लिया गया है, कृत्रिम निषेचन का सहारा लिया गया है। तो उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कृत्रिम निषेचन? कृत्रिम निषेचन की बात हम करते हैं। कृत्रिम निषेचन, दैट इज द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इसकी जरूरत क्या है? देखिए, एक बात क्लियर है, फर्टिलाइजेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा मैनुअल उस पर बस नहीं है। हम करते क्या है कि हम बेसिकली परागण की प्रक्रिया को, निषेचन की प्रक्रिया को नहीं, कह तो रहे हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया को नहीं, परागण की प्रक्रिया को हम कंट्रोल करते हैं। कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन, लेकिन कंट्रोल किस पर करते हैं? हम परागण की प्रक्रिया पर कंट्रोल करते हैं। क्या कंडीशन होगी? कंडीशन बस वही होगी। कैसे? यही कंडीशन यहां पर आते हैं, इसको देखें। अब ये परागण तो प्राकृतिक रूप से हो रहा है, लेकिन इस परागण के केस में हम क्या करते हैं कि उस परागण की प्रक्रिया को मैनुअली कंट्रोल कर लिया जाता है। हम मनुष्य अपने फायदे के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से उसको नियंत्रित करते हैं।
यहाँ से ऑटोगैमी, ड्यूटेनोगैमी, एलोगैमी इसकी कहानी हम हटा देते हैं और सिर्फ हमारा वास्ता किससे है? तो इस फ्लावर से है। होता क्या है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार जब हम कहते हैं कृत्रिम परागण या कृत्रिम निषेचन कहते तो है निषेचन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। अच्छे, मैं एक बात यहाँ ध्यान देना कि ये अभी प्लांट्स की बात हो रही है। फर्टिलाइजेशन जो होगा ये एक्चुअल में क्या है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, परागण है। कैसे ये कृत्रिम परागण है? कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस पर से चाहें तो इस पर या इस पर से चाहें तो इस पर, जहां से चाहें हम परागकण हम करते क्या है कि इस कृत्रिम निषेचन में ऐच्छिक सेलेक्टेड प्लांट सेलेक्टेड प्लांट आप कहिए या उससे भी बढ़िया शब्द हमारे लिए क्या होगा? फ्लावर। तो सेलेक्टेड प्लांट या फ्लावर से हम पॉलन कलेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? परागकण इकट्ठा करते हैं, परागकण इकट्ठा करते हैं। हमें ये दोनों पौधे पर परागण कराना है। ये जो एरो है खत्म। हाँ चलो कोई बात नहीं है। अब ये फ्लावर है, हमारे पास 2 पौधे और 4 फ्लावर्स हैं, 2 प्लांट्स हैं, 4 फ्लावर हैं। अब हमारी इच्छा है कि इस पर से पॉलन कलेक्ट कर लिए जाए, यहां से परागकण इकट्ठा किए जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। यहां से पॉलन इकट्ठा किए और हमारा मन कर रहा कि इन दोनों को छोड़ो, हम एक ये फ्लावर पे ला जाकर उससे फर्टिलाइजेशन कराया है, यहाँ पर पॉलिनेशन कराया है। हमारा 2 प्लांट उधर है, 4 फ्लावर्स हैं, तो हमारा मन है कि इसमें से इसको मान लिया ए, प्लांट ए से प्लांट सी पर ले जाकर पॉलिनेशन कराया जाए। तो उसके लिए करना क्या है? इसके 3 स्टेप्स होते हैं। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, नोट करते जाइएगा, बैगिंग एंड थर्ड वन दैट इज द डस्टिंग। इमैस्कुलेशन ये क्या है? दैट इज द कलेक्शन। कलेक्शन कैसे हम कर रहे हैं कि इस फ्लावर से हम क्या करेंगे? कलेक्ट किसको करना है? तो कलेक्ट हमको करना है पॉलिन ग्रेन्स को कलेक्ट करना है। तो पॉलिन ग्रेन्स यहां से कलेक्ट करेंगे। इस पॉलिन ग्रेन्स को जब कलेक्ट करेंगे तो ये हमको ध्यान देना होगा कि उसके पॉलिन स्प्रेड होकर फैलकर इसके स्टिग्मा पर मत जाए, इसके वर्तिकाग्र पर नहीं जाए। ये बिल्कुल हमको ध्यान देना होगा। तो अब इस काम को करने के लिए कि हम पॉलिन तो कलेक्ट कर लें, लेकिन वो पॉलिन इसके स्टिग्मा पर न जाए, इसके वर्तिकाग्र पर न जाए। तो उस काम को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? बैगिंग कर देते हैं। पॉलीथीन शीट से, नायलॉन शीट से जो इसके
स्टिग्मा होंगे, इस फ्लावर के जो स्टिग्मा होंगे उस स्टिग्मा को हम कवर कर देते हैं। सपोज दैट ये स्टिग्मा है, हम मान लेते हैं ये स्टिग्मा हो जाएगा फ्लावर का। तो अब इस फ्लावर के स्टिग्मा को हमने क्या किया, पॉलीथीन से, बैग से कवर कर दिया। अब जब कवर हो गया तो यहाँ से जो पॉलन निकलेंगे वो इसके ऊपर तो नहीं जाएंगे। तो ये कंफर्म करने के लिए इनकी इमैस्कुलेशन ढंग से हो, उसके ऊपर उसके पॉलन न चले जाए, तो क्या करते हैं, बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग कर दिया, इमैस्कुलेट कर लिया, और इमैस्कुलेट करके हमने पॉलन को इकट्ठा कर लिया एक बैग में, और इसको ले जाके यहाँ पर क्या किया, ये हमारा सिलेक्टेड फ्लावर है, हमने पहले से सिलेक्ट कर रखा है ये सी प्लांट पर, कि यहाँ पर इसकी डस्टिंग कराएंगे, यहाँ पर इसकी डस्टिंग कराएंगे। तो ये स्टेप हो गया थर्ड, डस्टिंग। ये डस्टिंग क्या होगा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ पॉलन ऑन द सेलेक्टेड फ्लावर। चयनित किए गए पुष्प के ऊपर इकट्ठा किए गए परागकण को बिखेर देना। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा डस्टिंग का। इस डस्टिंग के बाद हमारा जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन का ये हो स्टेप कंप्लीट हो, कि इसमें जाके पौधे का हमने निश्चित सेलेक्टेड, फिर से हमें ध्यान देना होगा कि हम सेलेक्ट करेंगे प्लांट्स को। एक बात दूसरी और, कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम ये जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन का, ये सेम स्पीसीज के बीच में ही होगा। बट इसमें करेक्शन क्या है, या जो नयापन है वो क्या है, कि इट माइट बी पॉसिबल, ये संभव है सिमिलर स्पीसीज के बीच में भी, सिमिलर स्पीसीज के बीच में भी ये प्रोसेस पॉसिबल है। कौन सा, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करा देना, जहां की दोनों प्लांट्स की वेराइटीज, सपोज दैट स्पीसीज डिफर हो रही, जेनरा सिमिलर है। एक कॉन्सेप्ट आया है पोमैटो का, तो पोमैटो के कंडीशन में कुछ इसका भी सपोर्ट है और जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी सपोर्ट है। तो ये पॉसिबल इन जनरल तो सेम स्पीसीज के बीच में है, लेकिन सिमिलर स्पीसीज के बीच में भी ये पॉसिबल हो सकता है। तो दैट इज द अच्छे। ये आया कहां से, तो ये कहां से आया है, तो आया है क्रॉस पॉलिनेशन से, जहां पर कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, और क्रॉस पॉलिनेशन से हमने देखा कि एक प्लांट के पॉलन दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जा सकते हैं और वहां पर पॉलिनेशन हो सकता है, और पॉलिनेशन हो सकता है तो फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। तो ये एडवांटेज हमको मिला कहां से, तो क्रॉस पॉलिनेशन से ये एडवांटेज मिला। इस सीक्वेंस में जब हम अब आगे बढ़ेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स की बात हम करेंगे, कि क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स की का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स की जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे कि कौन कौन से एजेंट्स हैं। मुख्य रूप से एजेंट्स की बात होगी कि कैसे वो क्या सहयोग करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, गो ऑन।